हेलो गाइस, मज़ा आ रहा है या नहीं? कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे ये सस्पेंस और गहरा होते जा रहा है ना? तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले एपिसोड की ओर। एपिसोड 4 जिसका नाम है मोक्ष। एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि लेट सयाजी पाटिल इनके पीए शिंदे इनको प्रेरणाताई का कॉल आता है जो उनको बताती है कि मैं अस्थि विसर्जन के लिए नासिक जा रही हूँ। क्या मेरे यात्रा के रूट और परमिशन का फाइनल हो गया है? जिस पर वो परमिशन न मिलने के बारे में जब बोलते हैं तब ताई उन्हें बोलती है अब के सब चीज़ों में मुझे ही ध्यान देना पड़ेगा। तब डर कर शिंदे बोलते हैं कि मैं कुछ करता हूँ शाम तक और आपको रिपोर्ट करता हूँ ताई। इसके बाद ताई अपने पिताजी की तस्वीर को नमन करके वहां रखी अस्थियां अपने बड़े चाचा को सौंपकर उन्हें ये काम करने को बोलती है। स्वभाव से एकदम गुस्सेल होने वाली प्रेरणा वक्त आने पर बराबर राजनीति करके मीडिया के सामने वो कितनी सॉफ्ट है ये दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। अपने काम से बाहर निकलते वक्त शिंदे पार्किंग लॉट में देखते हैं कि उनका ड्राइवर कार के पास नहीं है। तभी हम एक वीआईपी नंबर वाली व्हाइट मर्सिडीज भी वहां खड़ी देखते हैं जिससे आयशा उस दिन होटल में आई थी। एक आदमी इन्वलप देने की बात करके शिंदे का ध्यान भटका लेता है और तभी पीछे से कुछ लोग आकर उनके सर पे एक कपड़ा डाल के उनको अगवा करके कहीं ले जाते हैं। उधर रत्ना आयशा के रूम में जाके देखती है कि वो खिड़की खोल के बैठी है। रत्ना उस पर चिल्लाती है कि ये पागल, ऐसा मत कर, ये रेड लाइट एरिया है, यहाँ सब्जी मंडी की तरह लड़कियां बेची जाती है, तुझे सब लोग नोच खाएंगे, तू इस रूम में खा पी नहा धो आराम कर, गाना गा, डांस कर, कुछ भी कर, बस सिर्फ खिड़की मत खोल। फिर वो उसे बोलती है कि इधर रहने के पैसे पड़ेंगे, मैं हमीना अक्का से बात कर लूंगी, कितने पैसे हैं अभी तेरे पास? तब आयशा उसे 10,000 देती है और बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें पैसे ला कर देगा, तुम बस मुझे पुलिस के चक्कर से बचा लो। इसी बीच वो रत्ना के फोन से किसी को फोन भी करती है पर फोन लगता नहीं। इस पर रत्ना तू टेंशन मत ले, खाली रोकड़ा रेडी रख, तुझे मैं यहाँ पर तू चाहे जब तक रुकने दूंगी, भले ये जगह तेरे फ्लैट जैसी पॉश नहीं है पर ठीक ठाक तो है, सेपरेट टॉयलेट है और बाथरूम भी है, तू बस खिड़की मत खोल। ऐसा बोलकर रत्ना वहां से निकल जाती है। उधर हमीना के पास एक दलाल आकर बताता है कि तेरे कोटे पे मैंने नीचे से एक नया माल देखा, उसका क्या रेट है बोल? मेरे पास दुबई वाला सेट है। तब हमीना को शक तो आता है पर वो उस दलाल को कोई नई लड़की नहीं है मेरे पास, ऐसा उसे बताती है। उतने में स्वामी ये सब सुनकर रत्ना को वहां ले आता है। वो दलाल जाने के बाद हमीना उस बंद रूम की ओर जाने लगती है। उसे स्वामी और रत्ना रोकने की कोशिश करते हैं पर वो अंदर चली ही जाती है। वहां आयशा को देखकर वो गालियां देकर उसे पूछती है कि किसके लिए धंधा करती है तू, यहाँ किसके लिए रह रही है, बता, सच बता वरना तेरे को काट दूंगी। इस बात से आयशा डर कर रोने लगती है। तभी रत्ना और स्वामी जैसे तैसे अक्का को बाहर लेके जाते हैं। बाहर जाकर रत्ना अक्का को समझाती है कि वो लड़की एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, वो भी अपने जैसा ही काम करती है पर हाई लेवल वाले लोगों के साथ। एक रात का 50,000 रेट है उसका। मैं उसके फ्लैट में गई हूँ, पॉश है सब वहाँ, बाथरूम में स्विमिंग पूल है, 50 जोड़ी चप्पल है, महंगे कपड़े, परफ्यूम, मेकअप एकदम भारी है। उसका कोई बॉयफ्रेंड हमें पैसे देता रहेगा। फिलहाल वो एक पुलिस के मामले में फंसी है, कल मुझे लॉकअप में ही मिली, मैंने छुड़ाया उसे, नहीं तो लटक जाती फोकट में। इसके बाद रत्ना अक्का को 5,000 रुपए देती है और ये उसी ने दिया ऐसे बोलती है, साथ में मेरा कमीशन 1,000 दे, ये बोलकर 1,000 रुपए भी उससे लेती है। आने वाले दिनों में इससे 5 लाख तो हम निकाल ही लेंगे, ऐसा भी रत्ना बताती है। उधर शिंदे को उठाने वाले लोग चारू मोकाशी के आदमी होते हैं। वो उसे एक अड्डे पर ले जाके मोकाशी के सामने बिठाते हैं। शिंदे मोकाशी को तू बाहर कैसे आया ऐसा पूछने पर वो बोलता है कि स्पेशल मिशन के लिए आया हूँ। फिर वो कुछ आध्यात्मिक बातें करने लगता है। आगे चारू पूछता है, बता वो लड़की उस दिन वहां क्या करने आई थी? शुरुआत में तो शिंदे सब हवा में बातें करता है पर जब मोकाशी शिंदे ने कोकण के एक भाग में 70 एकड़ जमीन अपने साली के नाम से ली है ये बोलता है और वहां एक दलाल को जब
3rd डिग्री लेते वक्त देखता है तब वो तोते की तरह बोलने लगता है। हमारे नेता वैसे सही आदमी थे, पर घर से बाहर होने पर उन्हें रोज नई लड़की लगती थी। आप तो समझ सकोगे कि काम का प्रेशर होता है और राजनीति में ये सब चलता ही है। इसके बाद वो बोलता है वो लड़की कौन थी ये मैं नहीं जानता। तब मोकाशी शिंदे को याद दिलाता है कि तुम्हारे पास वाले ही एक वीआईपी नंबर वाले व्हाइट मर्सिडीज से वो वहां पे आई थी। तब शिंदे चौंक जाता है और बताता है कि नेता के लिए लड़कियां कोई भी अरेंज करता था, मैं बस ड्राइवर को गाड़ी वहां ले जाने को बोलता था। सच में मुझे कुछ भी नहीं पता, अगर कुछ पता चलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। इसके बाद मोकाशी अपने आदमियों को शिंदे को वापस कपड़े से ढककर किसी दूसरी जगह छोड़ने को बोलते हैं। इसके बाद शिंदे आकर प्रेरणा के पति और पाटिल साहब के दामाद मां ने इनसे मिलकर उस रात पाटिल जी की मौत कहाँ और कैसे हुई ये बताते हैं, जो सुनकर मां ने चौंक जाते हैं। वो इस बात की खबर किस किस को है ये पूछने पर शिंदे बताते हैं कि चारुदत्त मोकाशी इस केस को ऑफ द रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मां ने शिंदे को इस बात को राज रखने को बोलकर साहब की पीए जो लेडी थी उन्हें बुलाते हैं। उनको भी ये जानकारी देकर वो उनको पूछते हैं कि मोकाशी को टक्कर देने वाला पुलिस हमारे में कौन खास है क्या, जिस पर वो रिटायर्ड डीसीपी खानविलकर इनका नाम लेती है और मां ने उन्हें मीटिंग के लिए बुलाने को बोलते हैं। चुनाव सर पर होते हैं, पार्टी के रैली की हवा भी जोरों से चल रही होती है। सयाजी पाटिल इनके गुजर जाने से लोगों का इमोशनल सपोर्ट भी वो हासिल कर लेते हैं। अब अगर ये हनी ट्रैप का ये मामला सामने आएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये माने सोचने लगते हैं। अगले सीन में हम मोकाशी को अपने लोगों के साथ मिलके उस दलाल को टॉर्चर करता हुआ देखते हैं। बहुत मारने के बाद भी वो कुछ नहीं बोल रहा होता है। फिर वो जब उसके प्राइवेट पार्ट को इलेक्ट्रिक करंट देने जाते हैं तब वो तोते की तरह बोलता है कि आयशा नाम था उस लड़की का। मूवी कास्टिंग डायरेक्टर फारूक ने उसे अरेंज किया था, पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। मेरा काम है सिर्फ गर्ल्स सप्लाई करके कमीशन लेना। इसके बाद उस दलाल के फोन से वो फारूक को कॉल करते हैं। फारूक कॉल अटेंड करने पर वो दलाल उसे बोलता है कि उस दिन वाली आयशा को ही वापस एक बड़े पार्टी के लिए तू भेजेगा क्या। इसके बाद फारूक को एक बात याद आती है कि आयशा ने उसे कल कॉल किया था, जिसमें उसने बताया था कि मैं जिस आदमी के पास गई थी वो मर गया है और पुलिस मेरे पीछे है। मैंने कुछ नहीं किया, पर पुलिस मुझे इस केस में फंसा देगी, ऐसा माहौल अब बन रहा है। मैं अपने दोस्त जिसका नाम रत्ना है उसके साथ भिंडी बाजार में भेस बदल कर रुकी हूँ। तुम उसका नंबर ले लो और मुझे यहाँ आके मिलो और इस झमेले से छुड़ाओ। जिसके बाद फारूक भी 2 दिन में वहाँ आकर तुमको दूर ले जाऊंगा ऐसा बोलता है और तुरंत अपना सिम चेंज करके वो समझ जाता है कि उस दलाल के साथ पुलिस हो सकती है। इसीलिए बात को टालकर वो फोन कट कर देता है और सिम चेंज करता है और फौरन उस लोकेशन से बाइक पर बैठकर निकल जाता है। रास्ते में वो किसी को कॉल करके साहब आप कहाँ हैं, कुछ बताना था, ऐसा भी बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीएम शिंदे के सहयोगी पटेल पार्टी के एक लेडी एमएलए के साथ रूम में मजे लेने के बाद कुछ प्लान बना रहे होते हैं। दूसरे सीन में रत्ना आयशा के रूम में आकर उसे खाना देती है। वो उसे बोलती है कि अक्का की बात को दिल पे मत ले, वो ऐसे ही कुछ पता न होने से तुझ पर भड़क गई थी, लेकिन अब सब सेटिंग हो गई है, उसने तुझे ये खाना भी भेजा है। जब आयशा रत्ना के फोन से फारूक को कॉल करती है तब उसका नंबर स्विच ऑफ दिखाता है, जिस वजह से आयशा टेंशन में आती है, पर रत्ना उसे हौसला देती है कि तू खा ले, मेरा धंधे का टाइम हो गया है, मैं जा रही हूँ, सुबह मिलूंगी, तब कॉल करके देखेंगे, टेंशन मत ले तू। इसके बाद उस खाने को आयशा खाने लगती है, पर वो बासी खाना होता है, जिस वजह से आयशा को उल्टी आ जाती है। इसके बाद हम अगले सीन में अप्पा को उन 2 यंग पत्रकारों के साथ बात करते हुए देखते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि जब तूफान की शुरुआत होती है तब उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो कितना बड़ा होगा और किस डायरेक्शन में जाएगा। उसे मैं कितना नुकसान करूंगा या कितने लोगों को मारूंगा ये भी नहीं मालूम होता है, पर एक बात तो पक्की होती है कि नुकसान होगा और लोग मरेंगे और उन्हें मोक्ष भी मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि समुंदर में कुछ मछुआरों की जाल में मछलियों के साथ एक आदमी की बॉडी भी मिलती है, जो कि फारूक की होती है। इसी नोट पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है।
दोस्तों, ये सीरीज अब बहुत ही सस्पेंस से आगे बढ़ रही है। एक भी पार्ट आप मिस मत करना। मिलते हैं कल अगले एपिसोड में। बाय।